तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए महामैराथन क्लास साइंस का, ठीक है, साइंस का हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस चलती है। डेली 8 बजे आपको यूट्यूब पर लाइव क्लासेस मिलती है पैरामेडिकल के लिए। तो आप सब लोग डेली महामैराथन क्लास में जुड़िए, मज़ा आ जाएगा। एमसीक्यू की बारिश हो जाएगी। तो आज हम लोग साइंस के एमसीक्यू की बारिश करने वाले हैं और आप सभी लोग उस बारिश का मज़ा लेने वाले हैं। तो चलिए, और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को जल्दी से बाबू जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लो। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक से नहीं ज्वाइन किए तो जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए टोटल लर्निंग और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF और क्यूज मिलते रहता है। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आंसर करने के लिए रेडी रहिए। कीबोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। देखो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी एक अवपंक फफूंद है। अवपंक फफूंद है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टोन, ऑप्शन नंबर सी है थायोबेसिलस, ऑप्शन नंबर डी है एनाबीना। तो चलो देखो, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जी, देखो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, उनका राइट है जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, एनाबीना हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये थैलाफाइटा के वर्ग में आता है, ठीक है, याद रखना। थैलाफाइटा के वर्ग में ये आता है। और ये जो फफूंद आपको दिख रहा है ना, इसी का नाम होता है कवक। इसको कवक के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपके एग्जाम में पूछता है, अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए तो आप सभी लोग, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोई बताना चाहेंगे? जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो हाँ जी, देखो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। जो लोग माइकोलॉजी बता रहे हैं ना, उनका राइट है, ठीक है। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो माइकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना। और मालूम है ये जो कवक होता है, ये क्या होता है, एक परजीवी होता है। क्यों भाई परजीवी होता है, तो क्लोरोफिल के अभाव में, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल इसके पास नहीं होता है, जिसके कारण यह स्वयं खाना नहीं बना पाता है, और इसीलिए हम लोग इसे परजीवी भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस वर्ग में आता है, तो थैलाफाइटा के वर्ग में आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है, प्रकृति का सोपान को प्रतिपादित करने वाले थे। जो प्रकृति का सोपान है उसको प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर सी है अरिस्टोटल ने, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन ने। देखो आपको नया नया क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को मिल रहा होगा। तो नया नया क्वेश्चन मिल रहा है तो नया नया आंसर भी होगा। तो उसको एब्जॉर्ब करिए, अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जितना भी आ सकता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं लाते रहता हूँ महामैराथन क्लासेस। तो चलो यहाँ पे देख लो इसका आंसर। तो इसका आंसर जो लोग बता रहे हो ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल जो बता रहे हैं ना, उनका राइट है, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या किया था, प्राकृतिक सोपान का प्रतिपादन किया था। तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कौन एक आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। देखो जब आयोडीन से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो वो आयोडो के फॉर्म में नहीं आता, आयोडीन के फॉर्म में नहीं आता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है। ऑप्शन नंबर ए CH3OH, ऑप्शन नंबर बी है CH2H, C2H5OH, और सी है CH3CHO, ऑप्शन नंबर डी है CH3COCH3। तो चलो देखो इसका आंसर, जो आयोडोफॉर्म में अभिक्रिया नहीं करेगा, यदि आप लोग आयोडीन से इसकी अभिक्रिया कराते हो, आईटी से यदि अभिक्रिया कराते हो इसका, तो ये आयोडोफॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे CH3OH, उनका राइट है, ठीक है। यहाँ से कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बताओ तो आप सभी लोग, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। चलिए बताइए तो, कार्बन कितना बंध बनाता है।
और बंद को हम लोग अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बताओ कितना बॉन्ड बना सकता है कार्बन? हार्डली से हार्डली 1 2 3 4। तो हाँ जी, बहुत अच्छा, जो लोग 4 बता रहे हो ना उनका राइट है। ठीक है, 4 कार्बन हार्डली से हार्डली बना सकता है। और कार्बन कैसा कैसा बॉन्ड बना सकता है? या तो सिंगल बनाएगा, या तो डबल बनाएगा, या तो फिर ट्रिपल बनाएगा। इससे ज़्यादा अब नहीं आपका बनता है। ठीक है, और कार्बन की क्षमता कितनी है बॉन्ड बनाने की? 4। तो यहाँ पर से 4 ही एलिमेंट को वो अपने पास रख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आंसर करने का कोशिश करिए। प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ? किस महाकल्प में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है नूतन जीवी, ऑप्शन नंबर बी है मध्य जीवी, ऑप्शन नंबर सी है पुराजीवी, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व कैरिबियन। तो किस महाकल्प में हुआ था जी? चलो आंसर बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, मध्यजीवी, तो उनका मालूम है, उनका आंसर सही है। ठीक है, मध्यजीवी ही होगा, ध्यान रखना आपसे। अब क्वेश्चन पूछ देगा, आप प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ था? महाकल्प कहेगा तो आपको मध्यजीवी मानना है, याद रखिएगा आपसे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गृह मक्खियों के कुल का नाम क्या है? गृह मक्खी जो होता है उसका कुल का क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी है पोएसी, ऑप्शन नंबर सी है लेमिएसी, ऑप्शन नंबर डी है मस्किडी। क्या नाम होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो चलो, तो इसका राइट आंसर देख लो सभी लोग। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कुल कहो, चाहे फैमिली कहो, चाहे इसका वंश कहो, उसका वंश, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मस्किडी। ठीक है, मस्किडी गृह मक्खी के कुल का नाम होता है। तो याद रखिएगा आपसे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है मक्खी से रिलेटेड कि मक्खी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? बता सकते हैं कोई? मक्खी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? कितने दिनों तक होता है? जल्दी से बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो हाँ जी, मालूम है, इसका 15 दिन तक आपको बुक में देखने को मिलेगा। 15 दिन तक क्या होता है? ये जीवित रहता है। ठीक है, तो याद रखना 15 दिन तक ही इसका जीवन काल होता है, फिर उसके बाद ये मर जाता है अपने आप। चलो एक और बात बताओ, जो मुर्गा हम लोग खाते हैं, मुर्गा, ठीक है, वो मुर्गा क्या होता है मालूम है? वो इस तरीके से तैयार किया जाता है ना कि वो 45 दिन तक ही जिंदा रहेगा, वो अपने आप फिर मर जाता है। तो इसीलिए अब कोई कहेगा कि सर जीवों की हत्या नहीं की जाती है। देखो, जीवों की हत्या नहीं की जाती है, सही बात है, लेकिन ये मुर्गा को इसलिए ही तैयार किया जाता है ना कि वो मर जाए। अब वो अगर आप खाओ चाहे नहीं खाओ, 45 दिन में तो उसका मरना ही है। तो इससे बढ़िया है कि पेट भर के खा के मार देते हैं उसको, ऐसे वो 45 दिन में मर जाएगा। और लेकिन यदि नहीं खाते हैं तो 45 दिन के बाद मर जाएगा। और जो देहाती मुर्गा होता है ना, उसका जीवन बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो सब मुर्गा को नहीं करना चाहिए, फार्म में ये तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है किस एक का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? कौन सा ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन में कि उसका कैलोरी का मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन का, या ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी का। किसका भाई कैलोरी का मान सबसे अधिक होगा? तो चलो देखो यहाँ पे आंसर मिलाना सभी लोग। आप सभी लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर और लाइक को बढ़ाओ। डेली आपको 8 बजे हमारे इस चैनल पे क्लासेस मिलती है, महामैराथन क्लासेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। देखो सबसे ज़्यादा कैलोरी का मान क्या होता है? हाइड्रोजन में होता है। अब कितना होता है बता सकते हैं आप सभी लोग? पूछ देगा एग्जाम में, कितना होता है, कितना कैलोरी होता है, पता है? बता सकते हैं कितना होता है? तो हाँ जी, कितना होगा? बहुत अच्छा, देख लो, अब जान लो कितना होता है हाइड्रोजन गैस में कैलोरी। तो 1 ग्राम में कितना होता है मालूम है? 150 किलो जूल। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन में कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है,
150 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम में 150 केजी होगा। केजी मतलब समझते हो, आलू लावे जाते हो तो 1 ग्राम का मतलब समझ रहे हो, 1 ग्राम में लगता है कि 1 गो आलू नहीं होगा, उसका मालूम एकदम छोटा सा इतनी को टुकड़ा होगा ना तो जाकर के 1 ग्राम होगा। 1 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो वही है, ये जब क्या करा है, 1 ग्राम में कितना एनर्जी होता है कैलोरी में, तो होता है 150 केजी, सॉरी केजी नहीं, किलो जूल, है ना। तो याद रखना है आपको अब से, हाइड्रोजन में कितना होता है तो 150 किलो जूल पर ग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, कहता है कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है। अच्छा, इसमें आपको कौन सा रोग है जो एक तत्व की कमी के कारण दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए है मरासमस, ऑप्शन नंबर बी है बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर सी है पैलाग्रा, ऑप्शन नंबर डी है घेगा रोग। कौन सा ऐसा रोग है दोस्तों जो तत्व की कमी के कारण आपको दिख रहा है। बेरी बेरी तो होगा नहीं, क्योंकि अब विटामिन बी के कारण हो गया, विटामिन बी के कारण, ये तो विटामिन हो गया, ये एलिमेंट हुआ कहाँ, तो ये गलत हो गया। और बाकी 3 गो में आपको डाउट है तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर मिलाना सभी लोग, जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो ना घेघा, ये राइट हो जाएगा। ये घेघा रोग क्या है, आयोडीन की कमी के कारण होता है ना, आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, ये सबको पता है। और आयोडीन हमारा क्या है, एक तत्व है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना, आई से डिनोट। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है बताइए तो, पर्याप्त मात्रा में यदि हमको आयोडीन लेना है तो कहाँ से मिलेगा बताओ तो। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है बता सकते हैं, मुख्य स्रोत। तो हाँ जी देखो, आयोडीन का जो मुख्य स्रोत है वो है नमक, टाटा नमक। अब प्रचार नहीं देखते हो, टाटा नमक। तो ये क्या है, टाटा नमक में क्या होता है, आयोडीन सही मात्रा में दिया जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि टाटा नमक खाइए, ठीक है, आयोडीन युक्त है। ऐसे टोटल नमक होता है, नमक लो चाहे सर्फ रहो, दोनों में आयोडीन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी कंपनी का यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि नमक जो होता है समुद्र से निकाला जाएगा, समुद्र में थोड़े ना ये कहता है कि इसमें आयोडीन कम होगा उसमें आयोडीन, पानी में तो सब जगह समान होता है। देखो अगला है मानव में वृक्षीय, ठीक है, वृक्षीय केशुरक, ठीक है, मानव में वृक्षीय केशुरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी है 9। देखो ये क्वेश्चन मैं पिछले बार भी करवा चुका हूँ और ये प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है। तो चलो जल्दी से बता दो पहले इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, देख लो, जो मानव में वक्षीय केशरुक है वो 12 पाया जाता है, ठीक है, कितना पाया जाता है, 12 पाया जाता है। यदि इसके बारे में बताऊं तो वृक्षीय जो केशरुक है यह एक यू आकार का, कैसा यू आकार का क्या है, एकल स्थित है, क्या है, एकल हड्डी है, जो कि हाई ऑक्साइड मुख्य गुहा में पाया जाता है। किसमें, हाई ऑइड, ठीक है, क्या लिखते हैं, हाई ऑइड मुख्य गुहा के नीचे में स्थित होता है, ठीक है, मुख्य गुहा जो हमारा होता है ना उसके नीचे में होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। किस प्रकाश लेंस के लिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, किस प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर ए नीला के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी है लाल। कौन सा राइट होगा, तो मालूम है इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी देखो, जो लोग दे रहे हो आंसर वो लोग मिलाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल के लिए उत्तल लेंस में क्या होगा, फोकस दूरी मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, n-1, देखिए क्या, फोकस दूरी के लिए n-1 बट्टा में 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, अधिकतम के लिए, ठीक है, कि कौन सा कलर होता है। इसी तरीके से अच्छा आपके एग्जाम में और भी पूछता है, तरंग दैर्ध्य के आप लोग नाम जानते होंगे, तरंग दैर्ध्य, तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक किसका होता है, पहले अधिक की बात करते हैं। तो हाँ जी, अधिक किसका होता है, तो वो होता है लाल का। और कम किसका होता है, कम का भी बता दो, तो मालूम है कम किसका होगा, वो हो जाएगा
बैगनी का, ठीक है, बहुत अच्छा जी, बैगनी, ठीक है। बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। अब देखो बैगनी का कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें झुकाव ज़्यादा होता है, इसके कारण कम होता है, और इसमें कम झुकाव होता है, इसके कारण अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। विचलन किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो विचलन आपका बैगनी में हो जाएगा, और लाल में विचलन कम होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विचलन कम होगा, सबसे ज़्यादा बैगनी में होगा, कम होगा लाल में, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल में होगा, कम होगा बैगनी में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसकी एक मेसो संरचना होती है, किसकी एक मेसो संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए है टार्टरिक अम्ल की, ऑप्शन नंबर बी है लैट्रिक अम्ल की, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेओनिक अम्ल की, ऑप्शन नंबर डी है टी ब्यूटेनॉल की। कौन सा राइट होगा, तो जो मेसो संरचना होती है ना, मीसो संरचना, ठीक है, याद रखना मेसो संरचना वो किसका होगा, तो वो होगा टार्टरिक अम्ल के, ठीक है। कोई भी अम्ल दे दे तो वो आपका आंसर कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल होगा, याद रखना आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे ना, उनका राइट है जी। और जिनको नहीं पता है ना, वो लोग याद करते चलिए, कहीं पर नोट करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कहता है किसका भार न्यूनतम है, किसका भार न्यूनतम है जी। ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बुध, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी। देखो न्यूनतम कहने का मतलब भार में, वेट में किसका न्यूनतम है जी, तो वो है बुध। बुध अब न्यूनतम कैसे होगा, ये तो आपको पता होगा। अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, जीके में भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब जीके में किस तरह से पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कम दिनों में क्या कर लेता है, परिक्रमा पूरा कर लेता है, परिक्रमा पूरा करता है। कौन सा ग्रह, सूर्य का परिक्रमा, ठीक है, किसका, सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। तो मालूम है क्या होगा, वो भी बुध ही होगा। और बुध कितना दिन में करता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है, याद रखना। और सबसे छोटा ग्रह भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे छोटा है तो कम भार भी होगा, जरूरी नहीं है कि मतलब कि छोटा है तो इसका मतलब कि ज़्यादा रहेगा, ये कम ही रहेगा। छोटा छोटे रहेगा, बड़ा आदमी बड़ा ही रहेगा, ठीक है। चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, बड़ा ही रहता है। अब मान लो कि आप पढ़ के आईएएस बन गए, क्या बन गए, आईएएस बन गए, और आपके जो माता पिता है, तो आप आईएएस बन जाओगे तो माता पिता से बड़ा हो जाओगे, नहीं ना बड़ा होगे। तो वही कहने का मतलब है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, काहे ना कितना भी प्रगति कर ले, और बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मालूम है, और बड़ा किसको कहा जाता है, बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है, बता दो तो आप सभी लोग। सबसे बड़ा ग्रह वायुमंडल में कौन है, हाँ जी, कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह तो पृथ्वी को कहा जाता है, पता है ना, तो याद रखना ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इस ग्रह में कौन वायुमंडल नहीं होता, इस ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं होता। कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्तों जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बुध, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। वायुमंडल ही नहीं होता है उस ग्रह पर। हमारे ग्रह में तो वायुमंडल है, तब ना वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, तत्व कौन है, एलिमेंट में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु में आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन साइंस में पूछता हुआ बहुत बार पूछे हुए हैं, है ना जी, तो याद रखिएगा अब से। चलो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध ही होगा, ठीक है। बुध यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ये बुध पे क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है। तो यदि क्वेश्चन दिख जाए तो ऑप्शन नंबर सी बुध को ही मारना, जरूरी नहीं कि ऑप्शन नंबर सी है मार देना। बुध पढ़ना पहले कि बुध कौन वाला ऑप्शन में। मान लो आपका एग्जाम में बी में रहेगा, आप सी मार के आ जाओगे, तो ऐसे नहीं करना, याद रखना है ऑप्शन को कि कौन सा राइट होगा, तो बुध होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 किस एक की प्रतिदिन की जल की आवश्यकता न्यूनतम है।
कौन सा ऐसा जीव है जिसका प्रतिदिन यदि जल मिले बहुत ही कम खपत करता है, बहुत ही कम खपत में काम चलाता है? ऑप्शन नंबर ए सूअर, ऑप्शन नंबर बी है मुर्गी, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है ऊँट। तो इसका तो सभी को आंसर पता ही होगा, ज़रूर सही बताएंगे सभी लोग। 100% इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, मुझे उम्मीद है। अब कोई कोई स्टूडेंट लगता है ना 100% जब बोलते हैं ना तो सब एक आधू को मालूम है BACD कर देता है, ऐसे कर देता है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, जो डी बता रहे हैं ना, उनका राइट है। तो आई होप सभी लोग तो डी ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊँट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऊँट क्या होता है, ऊँट के मालूम है ना, ऊँट में थैली पाया जाता है, जिसमें क्या करता है, इसको जहाँ से पानी मिला एकदम पी लिया, उस थैली में भर लिया। अब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस थैली से, उसका शरीर में ही थैली रहता है, ना कि बाहर रहता है, उसका शरीर में ही थैली रहता है। उसी के अनुसार, वातावरण के अनुसार वो अपना पानी का यूज करते रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस मध्य में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? किस माध्यम में जी ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री जल, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री जल, ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल। कौन सा राइट होगा? तो चलो देखो यहाँ पे, देखो ध्वनि की गति क्या कर रहा है, न्यूनतम कह रहा है। न्यूनतम किस में होगा मालूम है? वो हो जाएगा वायु में। ठीक है, वायु में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा किस में होता है, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होगा? किस में होगा आपको पता है? पता है तो आंसर करके बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में। तो चलो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा में। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? लोहा में। लोहा क्यों है? क्योंकि लोहा एक ठोस है, जैसा सॉलिड मिलेगा वैसा वहाँ पे ध्वनि की गति ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यदि आपको कह दे कि किस माध्यम में ध्वनि की गति नहीं होती है, तो वो होता है निर्वात में। निर्वात में क्यों होता है? तो निर्वात में आपको ध्वनि माध्यम की जरूरत, निर्वात में आपको माध्यम मिलेगा नहीं, और ध्वनि कहता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में तो वायु का माध्यम मिल गया, पारा में तो पारा में भी मिल गया, समुद्री जल में जल का माध्यम मिल गया, अल्कोहल में भी जल का माध्यम मिल जाता। मतलब ध्वनि को किसी भी तरह का माध्यम मिल जाना चाहिए, लेकिन निर्वात में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं मिलता है, ना वायु रहता है वहाँ पे, ना जल रहता है, कुछ भी नहीं रहता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, ध्वनि नहीं चलता है, ध्वनि की गति ही नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, और ठोस में किस में? तो लोहा में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, तो 11th में और 9th में पढ़ना है। तो ये किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए है दाब से, ऑप्शन नंबर बी है आयतन से, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबल से, ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठ तनाव से। तो कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताओ तो। मालूम है हुक का नियम किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर सी प्रतिबल से। ठीक है, हुक का नियम कहता है जो विकृति होती है, विकृति वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रतिबल के। ठीक है, प्रतिबल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो याद रखना आपसे क्या हो जाएगा, हुक का नियम क्या कहता है? तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति, या विकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रतिबल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।